Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Dimrana from Government Graduate College of Texting. I hope everything is pleasant on your part. It's really wonderful to be here because the time we spend in learning something is the best time on this planet. It is the quality time we spend over here. So we were talking about Precis Writing. In previous lecture, in first lecture of Precis Writing, we talked about verse précis, right? We talked about its different uses, we talked about its different characteristics, different qualities of a good précis. In previous lecture, we talked about the essentials of good précis like completeness, compactness, conciseness, clarity, coherence. We discussed all these concepts in previous lecture. Today, it's also very important today that what things must be avoided, do's and don'ts. जैसे हम कहते हैं ना कि ये फला काम हमने करने हैं, ये फला काम हमने नहीं करने, ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए, बड़ी क्लैरिटी हो इसके मुतालिक भी कि हमने कौन कौन सा काम नहीं करना है. फाइन. तो आपको पता है जो प्रेसी होती है किसी चीज़ को मुख्तसर करना होता है, वो किसी भी गिवन पैसेज का 1/3 होता है, यानी उसकी 1/3, यानी उसका 1/3. अगर 100 लाइन है तो आपने 33 लाइन्स में उसकी प्रेसी करना होती है. फाइन. अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है. नंबर 1 देखिए, डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर प्रेसी. दे आर जनरली अवॉइडेड टू मेक अ गुड प्रेसी. नंबर 1, अवॉइड योर ओन कॉमेंट्स एंड अदर इररेलेवेंसीज. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने प्रेसी करना होती है तो उसमें पर्सनल कमेंट्री की कोई गुंजाइश नहीं होती. यानी जो गिवन पैसेज में होता है वही आपने अपने प्रेसी में लिखना होता है. फाइन. तो कमेंट्री नहीं करनी कि मतलब मेरा इसके बारे में ओपिनियन ये है, राइट. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी अवॉइडेड. आपने राइटर का ही बताना है कि द राइटर सेज, ही सेज, right. Number 2, avoid borrowing phrases and sentences from the original passage, from the original. आप ज़रा देखिए कि जिसको हम कॉपी पेस्ट जो होता है ना, कॉपी पेस्ट, यानी हमारा जो एवरेज सा स्टूडेंट होता है ग्रेजुएशन का या बीएस का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या मतलब कोई भी बच्चा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो हमारे जो ज़रा डल या एवरेज बच्चे होते हैं वो यूँ करते हैं कि वही लाइनें उठा के पैसेज में से प्रेसी में लिख देते हैं. ऐसे जब आपने प्रेसी में क्वेश्चन के आंसर करना होते हैं तभी हम यही करते हैं कि कॉम्प्रहेंशन जो भी प्रेसी का पार्ट होता है तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको क्रॉस कर दिया जाता है, इसका आपको कोई रिवार्ड, कोई क्रेडिट नहीं मिलता. फाइन. कोई लफ्ज़, कोई फ्रेज़ आपने अपने पैसेज से बोरो नहीं करनी, वहाँ से नहीं उठानी. नंबर 3, अवॉइड एम्फेसाइजिंग द रॉन्ग पॉइंट्स. जो रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे कोई एम्फेसिस, कोई हाईलाइट नहीं करना, बल्कि उनको लिखना ही नहीं है. नंबर 4 हमारे पास है, अवॉइड एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ बाय मोर दैन 5 वर्ड्स. जो आपको प्रिस्क्राइब्ड लेंथ आपको कहा गया है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं कि अपनी इतनी लेंथ होनी चाहिए, उससे कहता है 4-5 लफ्ज़ ज़्यादा हों, इससे ज़्यादा आपकी प्रेसी ना लंबी हो. फाइन. नंबर 5, अवॉइड बैड स्टाइल. सी दैट योर सेंटेंस डू नॉट लैक यूनिटी. बैड स्टाइल ये होता है कि वो इमेच्योर सा लगे या उसमें ये लगे कि आइडियाज़ आपस में कनेक्टेड नहीं है, लूजली निट हो, लूजली कनेक्टेड हो आइडियाज़, तो इसको आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है. नंबर 6, अवॉइड यूजिंग colloquial expressions and rhetorical flourishes. The following types of details are generally not included in the précis. यानी आपने colloquial बैठे होता है इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, यानी जब आपने प्रेसी लिखनी है तो बड़े फॉर्मल जो इंग्लिश है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर प्रेसी. तो दिस colloquial expression must be avoided while writing précis. I think you got the point. Fine. Number 1, all introductory remarks. These following types of details are generally not included. जिसको हमने शामिल नहीं करना अपने प्रेसी में. कोई इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं पैराग्राफ के अंदर जो ओरिजिनल है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना, उनको नहीं लिखना है. फाइन. नंबर 2,
इलस्ट्रेशन जो वजाहतें अंदर दी हों, मिसालें दी हों, उसको आपने नहीं लिखना। एग्जाम्पल्स एनेक्डोट स्टोरीज जो भी अंदर कोई लतीफ़ा है, कोई कहानी है, किस्सा कहानी, कोई मिसाल है, उसको आपने नहीं लिखना। साइड रिमार्क्स, किसी और का उसके बारे में रिमार्क्स है, वो अंदर नहीं आपने डालने। सिमिलीज जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। यानी इस्तारे, तशबी या अपनी अपनी प्रेसी में नहीं लिखनी। मेटाफर्स इस्तारे को बोलते हैं। लास्ट देखिए, एनी स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन रिपीटेड, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसका पहले भी जिक्र हो उसको आपने दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है जी। तो ये बेटी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। इसके ज़रा एग्जाम्पल आप देख लें। द मैन हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट, खूबसूरत बात है कि वो आदमी जो हिचकिचाता है वो ख़त्म, राइट। ये जो फम्बलिंग, हेजिटेशन, रिलक्टेंस होती है, ये बंदे को ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देती। For instance, if a man goes on arguing whether he should not jump from the roof of a house that has caught fire, he would in all probability never jump from it. यानी मतलब एक बंदा अगर ऐसी बहस कर रहा है कि उसको मतलब वो हीले बहाने तलाश कर रहा है कि एक छत को आग लगी हुई है घर को, वो छत पे खड़ा, अब उसको थोड़ा जंप करना चाहिए ना टू अवॉइड, अगर वो ये आपको साबित कर रहा है, राइट, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि मुझे छलांग नहीं लगानी चाहिए, तो कहता वो ऐसा बंदा कभी भी अपनी जान नहीं बचा सकता, वो कभी भी जंप नहीं लगाएगा। फाइन। द मैन हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट। अब आपको मिसाल दी थी आगे, जो एक आदमी जो छत पे खड़ा है, इसको आपने मिसाल को प्रेसे के अंदर नहीं लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइन। इन दिस एग्जाम्पल द अंडरलाइंड वर्ड्स form and illustrations and they should not be included in the précis. नंबर 2 देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आजकल कोविड का दौर है, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो आपको पता क्या हालात हो रहे हैं दुनिया में, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया में क्या हालात हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। इतना काफ़ी है लाइन। तब अगर आप इसको मज़ीद लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ मैन गेट्स हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड ही विल नॉट फॉलो प्रे टू स्मॉल पॉक्स। यानी आजकल के हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो उनको हम कहें कि आप वैक्सीनेशन करवा लें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़लाँ लोग मर जाते हैं, लाइक दैट, राइट। जब वो हेजिटेंट हैं तो फिर उनको सफ़र करना पड़ता है। जो लोग द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड दे स्टे सेफ, इट्स वेरी सिंपल, राइट। सिमिलरली if he nips a wicked habit in the bud he will be spared much trouble. अगर आप किसी भी बुरी आदत को शुरू के अंदर आप दबा लेते हैं कि आप में कोई लत को गलत आप में कोई आदत डेवलप हो रही है, वो स्मोकिंग है, वो कोई बुरी आदत है आपके अंदर, राइट, जो आपके फेलोज करते हैं, आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट को उसको कर्ब कर लिया, उसको आपने निप इन द बड होता है दबा देना, ख़त्म कर देना शुरू के अंदर ही, तो आप यू स्टे सेफ। अदरवाइज मतलब फिर आपको यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर अगर आप उसको शुरू से दबा लेते हैं फिर आप बहुत सारे ट्रबल से बच जाते हैं। और देखिए बेटे, बात एक थी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, जितना मुझे अब टाइम लगा इसको वजाहत करने में, ये सारी वजाहत जो है हम प्रेसी में नहीं देंगे, नहीं कहेंगे कि we should take care, right, like this, not to avoid such kind of diseases. Fine. In this example, the underlined words contain two illustrations, both of which should be excluded from the précis. दोनों मिसालें जो दी हैं कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या अपनी आदत को शुरू से हमें दबा लेना चाहिए जो बुरी आदत है, तो इन दोनों को हम प्रेसी में नहीं लिखेंगे। All similes and metaphors should be dispensed with in the précis. तमाम मेटाफर जो सिमिलीज हैं इसको भी हमने अवॉइड करना है। Let us take the following lines. Oh my love is like a red, red rose that is newly sprung in June. Oh my love is like the melody that is sweetly played in tune. यानी मतलब एक जो लवर है वो अपनी बिलवड के बारे में बता रहा है, फाइन, वो कितनी खूबसूरत है, राइट, उसको तशबीह दे रहा है जून में खिले हुए, स्प्रंग खिला हुआ, ब्लूम्ड फ्लावर के साथ, फाइन, जैसे कोई मेलोडी है, कोई धुन है, गिटार, पियानो, वायलिन, स्टार, कुछ भी उसकी जो धुन है उस तरह उसको तशबीह दे रहा है। While making the précis we should discard the similes and write, हमने सिंपली इतना लिखना है précis के अंदर, the lover says that his sweetheart is very beautiful.
ये आपकी प्रेसी होगी, यानी तमाम लाइंस को हमने सादा तरीके से लिख देना है. इफ़ वी हैव मेटाफर्स इन द ओरिजिनल पैसेज वी शुड एक्सक्लूड देम फ्रॉम द प्रेसी, उसको हमने प्रेसी से अवॉइड कर लेना है. फाइन. या आगे मिसालें हम कई बेटे दे सकते हैं. आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. फाइन. अब ज़रा नेक्स्ट देखना है. 7 पॉइंट हमारा ये है कि अवॉइड बैड इंग्लिश मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन. ये हम छठे पॉइंट की तशरीह कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, सिमिली, मेटाफर, एनी स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन रिपीट, सबको हमने अवॉइड करना है. तो हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको हमने अवॉइड करना है वो है अवॉइड बैड इंग्लिश मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एक्स्ट्रा. राइट. ये जो चीज़ें हैं ये तो इनकी तो कतन गुंजाइश नहीं होती है. फाइन. चाहे आप अंग्रेज़ी बोल रहे हों या लिख रहे हों, दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड. फाइन. मेथड्स ऑफ procedure, right? Our rules for Precis Writing are steps to effective Precis Writing. हम कुछ steps हैं, हम उनकी बात करेंगे. Fine. Given below are the step-by-step instructions for summarizing any given piece of writing. Fine. Identify the reader and purpose of the Precis. अब आप किसी चीज़ को समराइज कर रहे हैं. प्रेसी हमेशा से कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ ये जनरल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ आप वैसे भी मतलब आप चीज़ों को इनफॉर्मली भी लिख सकते हैं, उसकी भी आप प्रेसी बना सकते हैं. जैसे आप देखें कि दिस स्टेप डिटरमिन्स हाउ मच डिटेल शुड बी इंक्लूडेड एंड हाउ फॉर्मल द प्रेसी नीड्स टू बी. कि कितनी फॉर्मल है, कितनी लेस फॉर्मल है, ये हम सिचुएशन पर डिपेंड करेगा. फाइन. फॉर इंस्टेंस, the précis from a textbook chapter for study purposes need not be as carefully refined as the executive summary of a formal report for an important client. अगर कोई एग्जैक्टिव मीटिंग है, को ऑफिशियल्स बैठे हैं, वहाँ पे आपने कुछ समरी बनानी, वहाँ पे आपको बहुत कंसाइज, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट, उसमें जितने भी हमने वो कॉम्पैक्ट हो, क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो, जो भी हम बातें पढ़ी हैं. लेकिन अगर आप सिंपली अपनी रीडिंग के लिए चीज़ों को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 2, रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. स्किम read the documents to get an overview, then read it again slowly to identify the main themes and to distinguish the key ideas and concepts from the unimportant ones. आपने क्या करना है कि पहले स्किमिंग करनी है, उसका ओवरव्यू लेना कि इसके अंदर है क्या. फाइन. उसके बाद क्या करेंगे, उसका आप सेंट्रल आइडिया देख लेंगे, ओवरव्यू. उसके बाद आपने उसको स्लोली पढ़ना है, उसके जो थीम्स हैं, और टू डिस्टिंग्विश द की आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अनइम्पॉर्टेंट वन. जो आपने स्लो जब पढ़ना है उसमें दो तरह के आपने मतलब दो तरह की आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वहाँ पे, दो तरह के आपने टास्क वहाँ पे परफॉर्म करने हैं. एक तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो साइड पे कर लेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको आपने दोनों को डिस्टिंग्विश करना, दोनों को आपने हाईलाइट करना कि ये चीज़ें मैंने नहीं लिखनी प्रेसी में, और ये फलां जो पॉइंट्स आइडियाज़ इनको मैंने इंक्लूड करना है अपनी प्रेसी के अंदर. नंबर 3, अंडरलाइन द की आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स. Each paragraph should have one key topic, fine, which the rest of the paragraph clarifies, supports and develops. अब आपने जब पैराग्राफ्स, अगर ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर एक फ़िक्रा ऐसा होगा जो कि सेंटेंस होता है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, जो हेडिंग होती है उस पैराग्राफ की, जो एक आइडिया को डिस्कस कर रहा होता है, उसको आपने अंडरलाइन करना है. राइट ऑन द टाइटल दैट सम्स आप द थीम ऑफ द पैसेज. उसके आप टाइटल लिखिए जो पूरे पैसेज को मतलब एक्सप्रेस कर रहा है. द टाइटल और हेडिंग इज़ द प्रेसी ऑफ प्रेसी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप नोट कर लें. द टाइटल और हेडिंग इज़ द प्रेसी ऑफ अ प्रेसी. यानी आपने पैसेज की प्रेसी की, फिर उस प्रेसी को आपने एक टाइटल दिया तो वो प्रेसी की प्रेसी होगी. फाइन. गुड. एंड इंडिकेट्स व्हाट इज़ टू फॉलो. और ये इंडिकेट करता है कि आगे क्या लिखा जा रहा है, यानी पिछले नीचे जो पैसेज हेडिंग के नीचे उसके अंदर क्या है आपकी हेडिंग बताएगी. हैंस इट शुड रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. इट कैन बी अ वर्ड. अब ये भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो हेडिंग है ये कितने लफ्ज़ों की होनी चाहिए. इट कैन बी अ वर्ड. ये एक लफ्ज़ हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, इवन अ शॉर्ट सेंटेंस, या फिर थोड़ा शॉर्ट सा फिक्रा हो सकता है. अ सुटेबल टाइटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट्स नॉट आस्क्ड फॉर. मतलब अगर आपको कहीं प्रेसी में नहीं भी पूछा गया कि इसको टाइटल दें, फिर भी आप टाइटल दे रहे हैं. फाइन. नहीं मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू राइट अ टाइटल ऑफ द प्रेसी. या पैसेज आपने लिखा है उसको क्या टाइटल है वो आपको मतलब वहाँ से लिख देना चाहिए. राइट अ नोट
फॉर्म समरी ऑफ ईच पैराग्राफ। अगर ज़्यादा पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ की समरी उसको कंसाइज फॉर्म में साइड पे लिखते रहें। द पैसेज शुड बी समड अप इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। दिस should always be done in one's own words as far as possible. जब भी आप किसी पैराग्राफ को ज़रा उसकी समरी बनाएं, the words must be your own. आपको अपने अल्फाज में उसको लिखना है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी प्रेसी बनाने के अंदर, क्योंकि वो जो अल्फाज होंगे वो आपके अपने होंगे, तो उसी तरह आप उसको ऑर्डर में ले आएंगे अपनी प्रेसी के अंदर। All irrelevant material should be omitted. जो irrelevant है उसको हमने omit कर देना है। Write the pressy. अब हमारा next style क्या आएगा, उसको हम pressy लिखेंगे। जो आखिरी हमारा जो next step होगा वो pressy लिखने का। The original text should be paraphrased to express the summarized points more concisely and to develop them into coherent sentences, expressing all important points in a generalized form. फाइन, जितने भी मतलब आपने पॉइंट्स निकालने हैं उनको समराइज्ड पॉइंट्स हैं, उनको आप बड़े ही अच्छे सीक्वेंस में कोहेरेंट वे में एक तरतीब के साथ लॉजिकल ऑर्डर के साथ आप लिख लेंगे। फाइन, एनी रेपिटेशन और इररेलेवेंट डिटेल्स शुड बी एलिमिनेटेड। तो उसके अंदर अब जो रेपिटेशन है, जो इररेलेवेंट डिटेल है, उसको हम अवॉइड कर लेंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ओनली द थर्ड पर्सन एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुड बी यूज्ड, नो पर्सनल कमेंट शुड बी एडेड। लास्ट टू सेंटेंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पर्सन में आपने प्रेसी करनी है, यानी ही, शी, इट, राइट, या दे। फाइन, ये अपने वर्ड यूज़ करने हैं प्रेसी में लिखते हुए। फाइन, और इसके अलावा आप वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। अगर आपकी ओरिजिनल पैसेज में डायरेक्ट स्पीच है तो प्रेसी करते हुए उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। और पर्सनल कमेंट हम पढ़ चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। रिव्यू एंड एडिट, compare the précis with the original documents and make sure that it emphasizes the same points. जब आप उसको रिव्यू करेंगे फिर उसमें आप एडिटिंग भी होगी, कुछ चीज़ को आप निकाल देंगे, कुछ नई चीज़ डालेंगे। इंश्योर दैट द प्रेसी इज़ रीडेबल, कंसाइज एंड कोहेरेंट। फाइन, ये आपने इंश्योर करना है। फाइन, कि जो आपकी प्रेसी है वो रीडेबल है। फाइन, कि उसकी समझ आ रही है, पढ़े जाने के काबिल है, कंसाइज है, बड़ी मुख्तसर है, और कोहेरेंट है, लॉजिकली आप उसमें कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि हाउ टू फाइंड द टाइटल, कि टाइटल हमने कैसे ढूंढना है अंदर से। वो ज़रा देखिए, समटाइम्स वन इज आस्क्ड टू सप्लाई अ टाइटल फॉर अ प्रेसी व्हाइल रीडिंग द ओरिजिनल पैसेज। थिंक ऑफ सम वर्ड, फ्रेज और शॉर्ट सेंटेंस दैट विल सम अप द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जब आप ओरिजिनल पैसेज को पढ़ रहे होंगे, कुछ लफ्ज़, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंस आपके जहन में आना चाहिए जो उस पूरे पैसेज को जो एक्सप्रेस कर रहा हो, जिसमें पूरे पैसेज का थीम हो। फाइन, जो सेंट्रल आइडिया हो उस फिक्रे के अंदर, या उस लफ्ज़ के अंदर, या उस फ्रेज के अंदर, जो आप ओरिजिनल पैसेज को पढ़ते हो जो आप जहन में रखेंगे। जी, हमने टाइटल ऐसे ढूंढना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम द टाइटल इज सप्लाइड बाय व्हाट वी मे कॉल द की सेंटेंस। बाज़ को तो यूँ होता है, पैराग्राफ हमारे सामने होता है, उसमें एक फ़िक्र है, जैसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं या की सेंटेंस बोलते हैं, उसी के अंदर ही आपका टॉपिक होता है। द की सेंटेंस इज यूजुअली फाउंड आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पैसेज। लेकिन हमने पढ़ा था वो इन द मिडल भी हो सकता है। फाइन, लेकिन नॉर्मली एट द बिगिनिंग और एट द एंड हमें वो मिल जाता है। जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसके अंदर ही आपका टाइटल होता है। एग्जाम्पल हम ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। द मैन हु इज़ परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल डू नाइदर। अगर एक बंदा हेजिटेंट है कि दोनों में से मैं कौन सी चीज़ करूं, और वो रिलक्टेंट है, वो हेजिटेंट है, इज़ फेस्ड विद द डायलेमा, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होता। यानी जस्ट गो एंड ग्रैब वन। डायलेमा ये होता है ना, टू बी पुल्ड बिटवीन टू इक्वली अट्रैक्टिव चॉइसेस। कि डायलेमा क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, मतलब आप कहते हैं मैं ये करूं या ये काम करूं। फाइन, राइट, और आप उधर ही परेशान होकर रह जाते हैं, आपसे कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट जरा देखिए, द मैन हु रिजॉल्व्स बट सफर्स हिज रेजोल्यूशन टू बी चेंज्ड बाय द फर्स्ट काउंटर सजेशन ऑफ अ फ्रेंड। एक आदमी जो थोड़ा इरादा करता है, लेकिन वो जब उसका दोस्त थोड़ी सी को मशवरा अंदर देता है या इंटरप्ट करता है तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। हु फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन, फ्रॉम प्लान टू प्लान, एंड वर्ड्स लाइक वेदर। फाइन,
cork to every point of the compass. Fine. With every breath of the caprice that blows can never accomplish anything great or useful. नहीं बेटे ये उस शख्स का आपको बताया जा रहा है जो मतलब बहुत जल्दी ही जो इम्प्रेशनेबल होता है, जो बहुत जल्दी ही मुतासर हो जाते हैं कि आप कोई रेजोल्यूशन घर से लेके आए हैं, किसी ने आपको मशवरा दिया तो आपका सारा प्लान शटर हो गया। आप कह रहे जी मैंने हाई स्टडी के लिए मैंने इंग्लैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना, आपकी कोई रेजोल्यूशंस हैं, तो आपको कोई बंदा कह दे यार नहीं एक्सपेंसिव बहुत है, वहाँ हालात ठीक नहीं, वट एवर लाइक दिस राइट, वो ऐसे बात कर दे तो आप इतनी मतलब आप इतनी जल्दी मतलब उससे मुतासर हों राइट, या उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और अपना प्लान चेंज करें। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आइडियाज़ को किसी भी हल्की सी बात के साथ, हल्की सी अदा के साथ, हल्की सी लहर के साथ जो चेंज कर जाते हैं, वो दे कांट अंडरटेक ग्रेट एंटरप्राइजेज, वो बड़े बड़े कारनामे पे सर अंजाम नहीं दे पाते। फाइन। Here the first sentence gives the central idea and the rest of the passage is only an expansion and illustration of it. क्या करना होता है कि द फर्स्ट सेंटेंस अब पहले ही फिक्रे के अंदर, इस पैसेज के अंदर हमें अपना टॉपिक सेंटेंस मिल गया। फाइन। बाकी जितना भी लिखा हुआ उसकी एक्सपेंशन है, मिसाल है, उसको आगे और इंटरप्रेट किया हुआ था। दिस एट वंस सजेस्ट द टाइटल ऑफ द पैसेज, द मैन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। तो हमने पहले ही सेंटेंस को अपना टाइटल बना लिया। But you will not always find such convenient key sentences in the passage you have to summarize. Where such is the case, the best plan for you to follow will be to get a clear idea of the subject from the passage as a whole and then sum it up under the suitable and striking headings. मेरे बॉस को ऐसा ये तो बड़ा आसान था, हमें पहले ही सेंटेंस के अंदर हमें अपना टाइटल मिल गया, लेकिन बाज़ का तो यूँ होता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या उसमें जो की सेंटेंस होता है वो बहुत क्लियरली नहीं लिखा होता। उसमें फिर क्या करना चाहिए, हमें उसके अंदर उसको पूरे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, उसकी जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, वो आपने वहाँ पे लेनी है, और उसका जो ओवरऑल थीम राइट जनरल आइडिया है, जो क्रक्स है, वो आपको मतलब पता होना चाहिए, तब आप उसका टाइटल लिखने के काबिल होंगे। फाइन। ये नोट्स ज़रा फरमाएं। A short and concise title should be suggested. The title must be brief and appropriate. For instance, if the passage is about the way in which one talks, अच्छा मतलब कि कोई कैसे बात करता है, बोलने के मुतालिक है, तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं The Art of Conversation would be a good title. If the passage contrasts two things, say the past and the present, we can suggest past versus present या past and present, मतलब ये उसका टाइटल हो सकता है। If the passage stresses the importance of something, say of books, we can suggest the importance of books, तो सिंपल इसका टाइटल ये हो सकता है। If the passage discusses the merits and demerits of anything, say athletics, we can suggest the use and abuse of athletics as the title. So that's all about choosing a title of the paragraph. Fine. अब बेटे देखिए नेक्स्ट हमारा जो चीफ मेन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रेसी आपने लिखनी है, किन पॉइंट्स को आपने खातिर में लाना है, किन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है इन ऑर्डर टू मेक एन आइडियल प्रेसी। ज़रा तवज्जो फरमाइए यहाँ पे। पहला बेटे हमने पढ़ा कि जो आपकी प्रेसी है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए। एज अ रूल a precis should be written in indirect speech. Great care must be taken to avoid lapsing into direct speech. तो आपने डायरेक्ट स्पीच की तरफ नहीं जाना। अ वेरी कॉमन फॉल्ट, ये बड़ा कॉमन फॉल्ट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। द डायरेक्ट मैनर ऑफ नरेशन शुड बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट मैनर ऑफ स्पीच इफ द ओरिजिनल पैसेज इज इन द डायरेक्ट नरेशन। अगर वहाँ पे ओरिजिनल में डायरेक्ट नरेशन है तो उसको अपने प्रेसी में इनडायरेक्ट में चेंज कर देना। पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन होना चाहिए। द फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज इनटू थर्ड पर्सन। अगर वहाँ पे आई वी का जिक्र है तो उसको अपनी ही शीट या दे में चेंज कर देना है। दस इफ द ओरिजिनल पैसेज इज इन द फर्स्ट पर्सन यू शुड चेंज इट इनटू थर्ड पर्सन व्हाइल मेकिंग द प्रेसी। एग्जाम्पल देखिए, ओरिजिनल है कि आई से, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट वी हैव डिस्पाइज्ड लिटरेचर, what do we as a nation care about books? I say we have despised science. I say we have despised art. Right.
जब लिटरेचर को आपने डिस्पाइज किया तो प्रेसी आप क्या बनाएंगे, द राइटर said that। अब आपने देखा ना आई को आपने द राइटर जो नाम, ये भी थर्ड पर्सन होता है, आपने फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया, आई की जगह द राइटर लिख दिया। द राइटर said that they had despised literature, science and arts। फाइन, ये आपकी प्रेसी होगी। ओरिजिनल ये मतलब मिसालें हैं, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। फाइन, अगला हमारा जो टॉपिक है वो देखिए कि सीक्वेंस ऑफ टेंस। When the reporting verb is in the past tense, all the verbs must be changed into their corresponding past tense। यानी हमारा बेटे जो रूल है वो ये है कि past followed by past। ओरिजिनल मतलब मिसाल देखें, has it wrote but I may say of Coleridge that he is the only person I ever knew who answered to the aria of a man of genius। यानी तारीफ हो रही है कॉलरिज की, तो यहाँ पे has it wrote that he knew only Coleridge to possess all the qualities of a genius। यानी कॉलेज में तमाम जो जीनियस की क्वालिटीज़ होती हैं वो कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, या आपने प्रेसी कर दी। यानी रोट के बाद आपने न्यू लगाया, यानी पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। फाइन, द प्रेसी शुड बी जनरली मेड इन द पास्ट टेंस अनलेस द ओरिजिनल पैसेज एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ इन विच केस द प्रेजेंट टेंस मस्ट बी यूज्ड। ये बात बहुत सादा है कि जब अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। फाइन, नेक्स्ट बेटे देखिए प्रेसी वो बैलेंस एंड प्रोपोर्शन आगे है। प्रॉपर प्रोपोर्शन शुड बी मेंटेन व्हाइल समराइजिंग द वेरियस पैराग्राफ्स। प्रोपोर्शन यानी जब समराइज करना है तो हर पैराग्राफ में से आपने वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इक्वली आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। फाइन, अगर वहाँ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, द इंपॉर्टेंट आइडिया शुड बी गिवन मोर स्पेस एंड अनइम्पॉर्टेंट आइडिया शुड नॉट बी गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस। उसको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अब बेटे कुछ पॉइंट्स हैं 1 to 7 ज़रा चेक करिए, बहुत आसान है, ज़रा समरी सी है। फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली सेवरल टाइम्स इफ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थोरोली इट्स मेन थीम और जनरल purport, right? Number 2, examine the passage in detail and make sure of the meaning of each sentence, phrase and word. Number 3, supply a short title which sums up or indicate the main theme. Number 4, note down all the points essential to the expression of the main theme. Number 5, do not extend the limit of words prescribed. Fine. Number 6, do not borrow phrases and sentences from the original. Your summary should be in your own words, condensed by remodeling rather than by more omission। कि omission नहीं करना, simply आपने इसको remodel करना है, reproduce करना है। Fine. See that it contains all the essential points of the original but has nothing irrelevant or superfluous. Add nothing, make no comments, correct no statement. There should be no mistakes of spelling, grammar and idiom. Your precis should be properly punctuated and paragraphed. अब ये देखें, let the language be simple and direct। ये बेटे आप ज़रा मुलाज़ा फरमाइए, जितना भी हमने पढ़ा उसकी ज़रा समरी की। आप सामने 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम पॉइंट्स को आपने समरी करते हुए जहन में रखना है। सो आई थिंक यू आर वेरी वेल क्लियर अबाउट प्रेसी राइटिंग। फाइन, कि कैसे प्रेसी कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, किन चीज़ों को हमने लाजमी लिखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर second lecture on pressing। I'll see you in the next lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.